अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो उसमें एक एक चीज़ करके हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं क्या और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। हम स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग से। एक एक पॉइंट जो आपको जहाँ पे मसला होगा वो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म मेजर जो कंसेप्ट आपने गेन करने हैं इस चैप्टर से, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है। यही हम समझेंगे कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है, दियर स्ट्रक्चर है, रोल एंड क्लासिफिकेशन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन एंड रोल है, लिपिड है एंड स्ट्रक्चर है। अल्टीमेटली ये देखो ना, ये तीनों जो आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है ये मेजर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, फोर्थ वन है। देन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जबकि पूरा चैप्टर है वो इन चीजों पे मुश्तमिल है, ठीक है। जो आपका मेन फोकस है वो इन चारों पे मुश्तमिल होना चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। फिर देखते हैं कि उसमें जितनी भी चीजें हैं वो इंशाल्लाह ताला हम एक एक करके देखेंगे। जो लर्निंग कंसेप्ट्स हैं कि मतलब इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है, हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि प्रोटीन इसमें हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। ये जो फोर फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। देन यहाँ पे भी तकरीबन वो सारी बातें मेंशन हुई हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला एक एक करके आगे इनको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखी हुई है, ठीक है, कि इनकी इम्पोर्टेंस है क्यों। हर एक चैप्टर आप जब स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है कि इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस क्या है आपके लेवल के हवाले से और आप आगे जो मेडिकल लाइफ है उनके हवाले से, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब ये चारों कंपोनेंट जो है हमने कहा था कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे मजीद आगे। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल in the processing and significance for living organism is called biochemistry। अच्छा, जो मेजर सब्जेक्ट भी है आपके एमबीबीएस में बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये जो है आपने ये टर्म्स याद रखने। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आपकी ये चार चीजें आ जाती हैं, ठीक है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। एक तो इनकी स्टडी, दियर प्रोसेसिंग, उनकी जितने भी प्रोसेसेस हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट बनते किस तरह हैं, वो बनते क्यों हैं, और उनकी फिर आगे सिग्निफिकेंस क्या है, एक रिएक्शन को चलाने में उनका क्या रोल है, या बॉडी का एनर्जी सिस्टम उनका क्या रोल है, और इसी तरह प्रोटीन किस तरह बनते हैं, क्यों बनते हैं, और अगर बनते हैं तो किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं और इनका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। दूसरा प्रोसेसेस हैं, ठीक है, एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस है। जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उनके बनने में या उनके किसी भी रिएक्शन को चलाने में, और उनकी अहमियत है आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो इस सारे जो प्रोसेस है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी जिसमें हम वो सारे प्रोसेसेस पढ़ते हैं जो कि इन चारों मॉलिक्यूल्स के बनाने और उनके जिंदगी के दूसरे आसार को चलाने के हवाले से जो इम्पोर्टेंस है उनको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो आगे मेडिकल जर्नी है ये सारी इस पे डिपेंडेंट है। द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है इन मेनी वेज ऑफ, मतलब बहुत सारे तरीकों से इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, अगर आपको बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है कि एक जिंदगी का दारोमदार किन चीजों पे है या वो होती किस तरह से है, ठीक है, वो रन किस तरह करती है, तो उसके लिए आपको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर है, इसी तरह कुछ आपके इस तरह स्टूडेंट है जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है, बॉटनी में उनकी इंटरेस्ट है, ठीक है, प्लांट्स में,
तो सेम यही 4 चीजें हैं जिनकी इंपॉर्टेंस वहां भी आ जाती है, ठीक है। देन हम कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जितने भी आपके ड्रग्स हैं उनके हवाले से प्रोटीन्स, बहुत सारे ड्रग इस तरह के जो के होते ही प्रोटीन्स हैं। बहुत सारे इस तरह है कि वो इनके चैनल्स को यूज करते हैं, लाइक अमाइनो एसिड्स को वो यूज करते हैं, ठीक है। लिपिड्स को, बहुत सारे इस तरह के ड्रग्स हैं जिनको लिपिड्स कैरी करता है, ठीक है, अपने आखिर अंजाम तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। फूड इंडस्ट्रीज हैं, लाइक जो आपके जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स है वो आपके विजिट करते हैं, मुख्तलिफ होटलों के मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और वो फूड की क्वालिटी चेक करते हैं। वो भी इसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं कि इसमें अगर प्रोटीन्स हैं तो वो ठीक प्रोटीन है या नहीं है, या अगर मिसाल तौर पर अक्सर वो ऑयल के बारे में कमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि ऑयल कौन सा सेचुरेटेड यूज हुआ है या अनसेचुरेटेड यूज हुआ है, हम आगे जाके वो डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। बहुत सारे इस तरह के आपके मॉलिक्यूल्स हैं या बाकी चीजें हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं या कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। लाइक अगर आप इंसुलिन को देखेंगे, ठीक है, इंसुलिन है, ठीक है, जो कि आप जेनेटिकली इंजीनियर ड्रग है, ठीक है। हम बाहर से लगाते हैं या कोई और इस तरह की मेडिसिन हम लेते हैं तो उसकी जेनेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो वही ड्रग होती है, वही आपकी केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से बनाते हैं और वो आपकी बॉडी में आके एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी में जितनी चीजें हम चीजें पढ़ते हैं वो इनका जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, इनके साथ इनका डायरेक्ट लिंक है। आगे जाते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपका कंसेप्ट जरूरी होता है कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखें एक सेल को, तो उसमें आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, देन अंदर से आपको न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, न्यूक्लियस मिलता है। इसी तरह सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ। अब यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है और ये न्यूक्लियस है आपका। जितना साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग सेल ऑर्गेनेलीज, जितने भी चीजें आपके, इनको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड को देखना है तो उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये इंशाल्लाह आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म है तो उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। अगर उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं और साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, उसको हम देखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें हैं जो चारों मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिक मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ऑल मैटर्स ऑफ यूनिवर्स कंटेन मोर देन 100 एलिमेंट्स, ठीक है। जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद मोर देन 100 है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट कितने हैं ये चीजें आपके लिए जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम फिलहाल बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो में हमें ये चीज, इस चीज की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या क्या है, ठीक है। जो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनमें से वो कह रहा है कि ऑल दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 25 एलिमेंट्स, आउट ऑफ मोर देन 100, जो सबसे ज्यादा है उनमें से सिर्फ 25 आपके जिस्म में मौजूद हैं, ठीक है। और उन 25 में से भी सिर्फ 16 ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी के लिए बड़ी मानी रखते हैं, ठीक है। अब 16 में से भी जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो 6 हैं, ठीक है, जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिनके लिए जिनके बारे में आपको इल्म रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उन 6 में से क्या क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है एंड फास्फोरस है। अब आपने बहुत सारी चीजों के इनमें से नाम सुना होगा आपने, या आगे आप सुन लेंगे इनके बारे में, ठीक है। और उनकी सिग्निफिकेंस का भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, जो मेडिकली उनकी कितनी सिग्निफिकेंस है कि कार्बन की क्या मानी है आपकी जिंदगी में, और ऑक्सीजन की क्या है, इसी तरह नाइट्रोजन की क्या है, ठीक है। एक एक करके आगे देखते हैं, ठीक है। दे अकाउंट फॉर 99% ऑफ ऑल मास ऑफ द लिविंग, ठीक है। अब ये जो 25 हैं, इनमें से तकरीबन जो मेन 6 हैं, ठीक
ठीक है, वो आपके 99% टोटल मास बनाते हैं। ठीक है, अब ये 99% मास का क्या मतलब होता है, इसमें है कि अगर आपकी बॉडी की वेट है 70 kg, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 69.2% जो है, सॉरी 69.2 kg जो है आपकी वेट जो है, वो ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। उन 6 एलिमेंट्स में से क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये आपका तकरीबन 99% ऑफ द टोटल बॉडी वेट बनाते हैं। ठीक है, अगर आप 70 kg के हैं तो 69.2 ऑलमोस्ट आपके सारे ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। अब आप कहेंगे ये किस तरह पॉसिबल है। ठीक है, आपने एक कॉमन बात सुनी होगी कि आपकी 70% जो है वाटर से बनी हुई थी। वाटर क्या है, H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये 70% आपकी बन गई। 30% जो है बाकी उसमें आपके तकरीबन 20% उसमें फैट्स आ जाते हैं। तो फैट्स किस चीज़ से बने होते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसी तरह और नाइट्रोजन है। और इसी तरह बाकी अगर कार्बोहाइड्रेट वो सॉरी प्रोटीन है, उनसे बने होते हैं 10%। तो प्रोटीन भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सारे के सारे इन्हीं पे मुश्तमिल होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड biological importance of hydrogen, oxygen, nitrogen in carbon is largely due to their valencies. अब वैलेंसीज के बारे में आमतौर पर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन इधर इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि वैलेंसीज की क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे बॉन्डिंग के बारे में। वैलेंसीज के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स आमतौर पर हम 4 किस्म के पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन इस तरह है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब उनकी अगर आप डेप्थ में जाएं तो इंशाल्लाह ताला हम केमिस्ट्री में वो लेक्चर कवर करेंगे कि उसकी सिग्निफिकेंस क्यों होती है कोवेलेंट बॉन्ड की। और दूसरा बॉन्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये दो चीजें हम इनको मेन फोकस करेंगे। वैसे अगर आपको जानना है कि वो 4 बॉन्ड जो हमने मेंशन किए थे, कोवेलेंट है, आयोनिक है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये 3 वैसे आमतौर पर हम नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कोवेलेंट बॉन्ड की और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। ठीक है, अच्छा अभी वैलेंसी की बात तो यहाँ पे कर दी हमने। ठीक है, जो वैलेंसीज हैं, अभी वैलेंसीज किस चीज पर डिपेंडेंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस कोई भी एटम है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उन पे उनकी वैलेंसीज डिपेंड करती हैं। लाइक ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी मजीद उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह किसी की 3 है, किसी की 4 है, जैसे कार्बन की 4 है रिस्पेक्टिवली, एंड देयर एबिलिटी टू फॉर्म मोर स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड देन द अदर एलिमेंट विद द सेम वैलेंसीज। अब ये पॉइंट है कि जितनी उसकी स्टेबिलिटी होगी उतना ही उसका मॉलिक्यूल बेहतर तरीके से काम करेगा। ठीक है, लाइक अभी हम देखते हैं कि अगर वाटर है हमारे पास, ठीक है, वाटर का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, H2O। तो हम ये देखते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन है और इसके साथ बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन ने, इस तरफ से भी हाइड्रोजन है, तो इसी तरह इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 6 ऑलरेडी इसके पहले से थे इसके पास, और 2 इसने शेयर कर दिया, हाइड्रोजन ने अपने इसके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपने मेन कंसेप्ट यहाँ से लेना है, लेकिन मजीद जो आपने कोवेलेंट बॉन्ड को समझना है उसके लिए हम केमिस्ट्री पे एक लेक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, अब एक वाटर मॉलिक्यूल ये है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे। ठीक है, अब एक बॉन्ड तो इनके आपस में बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब ये जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, जैसे ये है एक मॉलिक्यूल और एक ये है मॉलिक्यूल, इनके दरमियान भी एक इस तरह का बॉन्ड होता है। ठीक है, जो कि टेम्परेरी बॉन्ड होता है, बहुत वीक बॉन्ड होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।
हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ का जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, इनके दरमियान ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड बना होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं कि उसमें रोल मेन हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। ठीक, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद आता है टेबल। टेबल को शॉर्टली देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंस जितने भी आपकी बायोलॉजी है, आगे आपकी मेडिकल जर्नी है, उसमें टेबल्स का बड़ा रोल होता है। तो अप्रोक्सीमेट ये कंपोजिशन हमने देखी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी, उसके बारे में मैंने बात की हुई, ठीक है। मेमेलियन सेल है, मेमल कहते हैं जितने भी दूध पिलाने वाले जानवर हैं, ठीक है। एक्सेप्ट उसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, उनको हम मेमल्स कहते हैं। कुछ जानदार है इस तरह जो नहीं पिलाते लेकिन वो फिर भी मेमल्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर उसमें कंप्रोमाइज करता है, 70% आपकी बॉडी बनी होती है। अब वाटर किसी से बना हुआ है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। प्रोटीन जो है 18% है, ये किसी से बना होता है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। सेम टू सेम कार्बोहाइड्रेट, इसकी भी तकरीबन यही है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लिपिड की भी तकरीबन प्रोटीन जैसी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी नंबर ऑफ बॉन्ड्स में फिर इशू आ जाता है, इसलिए उसको हम लिपिड्स कहते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस इवन प्रोटीन में भी आ जाता है, ठीक। डीएनए है, डीएनए के सेम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, ठीक। तो ये सारे जितने भी आपके बॉडी के 99% हमने कहा था कि वो वेट इन चीजों पे मुश्तमिल रहता है, ठीक है। तो आप ये देखें ना, सबके स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो 99% ही बनाते हैं। जो रेस्ट आपके परसेंटेज रह जाती है, तकरीबन 3%, उनमें इंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इनऑर्गेनिक आयंस है, ठीक है। अब इंजाइम्स के बारे में हमने पूरा एक अलग वीडियो रिकॉर्ड किया, आप उसमें वो देख सकते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आप इस तरह के फ्लूइड्स हैं जो कि बॉडी में एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर है, आपका जिस्म पे पसीना आना है, आपकी एक्टिविटीज हैं, सारी चीजें आपकी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसको हम मजीद आगे चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक आयंस में क्या क्या आ जाते हैं, ठीक है, जैसे फास्फोरस है, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, जैसे कैल्शियम है, ठीक है। ये अभी देखो ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे आपकी बॉडी में आपने इनके नाम भी सुने होंगे, जो कैल्शियम हड्डियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन पे कंप्राइज करता है ये 1%, ठीक। अब दूसरा जो हम टेबल देखेंगे वो है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बायो एलिमेंट्स, ठीक है। बायो एलिमेंट्स अभी कौन कौन से हैं? हर वो एलिमेंट्स जिसका बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ किसी भी तरह से ताल्लुक बनता हो, उसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि आमतौर पर पाए जाते हैं। अब ये सारे आमतौर पर पाए जाने वाले इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जो डू यू नो का पॉइंट लिखा हुआ है, द 6 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, मोस्ट ज्यादा, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले यही 6 हैं, ठीक है। अब इनकी परसेंटेज आपको यहाँ से भी फिर पता लग जाएगी इसी टेबल से। लाइक अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है? 65% है। इसी तरह कार्बन की परसेंटेज है 18। ये आपको एमसीक्यूज पॉइंट में आपके एमडीकेट के हवाले से या आपके एफएससी के एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, कि वहां पे इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ऑलमोस्ट 65% या 70% उन्होंने लिखा होगा, तो आपने टिक करना है 65% को। इसी तरह हाइड्रोजन है 9.5% है, नाइट्रोजन है 3.3% है, कैल्शियम, इसी तरह आपने ये सारा टेबल देख लेना है, ठीक है। और इसकी कोशिश करें अगर आप याद रख सकते हैं अब तो कैल्शियम, फास्फोरस, यहाँ तक तो बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आपको इन सारी चीजों का आइडिया हो, ठीक है। अच्छा, मजीद हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। फिर कहते हैं कि रीड करते हैं द बायोकेमिस्ट्री, इन बायोकेमिस्ट्री ट्रेस एलिमेंट्स। अच्छा, ट्रेस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट मिकदार में पाए जाते हैं, बहुत ही। अब यहाँ जैसे उन्होंने क्या मेंशन किया, 0.01%, 14 एलिमेंट्स, बाकी जो हमने 25 पढ़े थे
कुछ हमने यहाँ मेंशन किए थे, लेकिन 14 जो है वो आपके ट्रेस एलिमेंट्स में आ जाते हैं। ट्रेस मतलब बहुत ही कम मिकदार में पाए जाने वाले डाइटरी एलिमेंट्स। अब वो खुराक में भी हो सकते हैं, वो आपके जिस्म के अंदर भी हो सकते हैं। दैट आर नीडेड इन ए वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही कम मिकदार में आपको चाहिए होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ। लाइक विटामिन में कुछ चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, आप जब उसकी लिस्ट देखेंगे तो आपको ऐसे एलिमेंट्स नजर आएंगे जो कि ऊपर हमने देखा था कि वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या क्या हो जाता है, क्या कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, बोरोन है, क्रोमियम है, आयोडीन, आपने सुना होगा आयोडीन मिला नमक, ठीक है, जो कि थायराइड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जिंक आपकी स्किन के ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। आयरन जो है आपके हीमोग्लोबिन को बनाने में। मैंगनीज आपको मतलब रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक आता है, बड़ों में अक्सर होता है, वो मैंगनीज की डिफिशियंसी की वजह से होता है। कोबाल्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड आपके थायराइड के लिए फिर वापस वही चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलिकॉन है, वेनेडियम है, मोलिब्डेनियम एंड सिलीनियम है। अब ये सारी चीजें किसी न किसी रिएक्शन में या किसी भी तरह के बॉडी के फंक्शन में उनका रोल होता है, लेकिन वो बड़ा माइन्यूट उनका रोल रोल रहता है, ठीक है। अनटिल अनलेस आपको एक बीमारी नहीं होती, उन चीजों के इंपॉर्टेंस के बारे में इंसान को आइडिया नहीं होता, ठीक। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साइज की वजह से उनके मैक्रो कहा जाता है, ठीक है। मैक्रो का मतलब है बड़ा, ठीक है। एक होता है माइक्रो, उसका मतलब है छोटा। अब वो कुछ इस तरह के छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक H2O, ये छोटा मॉलिक्यूल है अभी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और मैक्रो मॉलिक्यूल, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि अगर कोई माइक्रो मॉलिक्यूल इसकी इंपॉर्टेंस कम है, तो देखिए ना, वाटर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, तो उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल, उसके साइज की वजह से हमने उसको माइक्रो बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्रो मॉलिक्यूल सिर्फ उनकी इंपॉर्टेंस है। अब ये पूरा चैप्टर जो है वो हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड पे चूंकि मुश्तमिल है, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस भी हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उम्मीद है आप अभी तक आप लोगों को कोई चीजें इस तरह नहीं होगी जो समझ नहीं आई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, देन कंडेंसेशन एंड हाइड्रेशन का जो डिफिनेशंस हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मजीद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, उसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।